Hello everyone, welcome to Global Online. This is Professor Swati Patil and today we are going to study about NT UGC NET 2024. In this session we will discuss about political science and unit 6 that is India's foreign policy. ठीक है, तो आज के सेशन में आज हम भारत की विदेश नीति के बारे में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40+ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये सवाल जरूर आपको जीआरएफ दिलाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट रिसेंटली विच इंडियन पीस कीपर रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023। ठीक है, यह कंप्लीटली इंडिया फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है, करंट रिलेटेड ये हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन यूनिट 6 को जो भी हमारे इंडिया फॉरेन पॉलिसी की यूनिट है इनमें यह क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ हम इनके ऑप्शंस देखते हैं। लक्ष्मी सहगल, राधिका सेन, सोफिया कुरैशी और प्रिया जिंगर। यानी हमारे यहाँ आपको बताया गया है कि हाल ही में किसी भारतीय शांति रक्षक यानी पीस मेकर को 2023 के लिए, ठीक है, 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता वर्ष का पुरस्कार मिला है। वही जो लेडी है, वही जो जेंडर एडवोकेट की है वही कौन है, यहाँ पर हमारे बताया गया जो भी लक्ष्मी सेन है, लक्ष्मी सहगल है, राधिका सेन है, सोफिया कुरैशी या प्रिया जिंगर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्हीं का जो भी 2023 में जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर जो यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट लिए दिए गए रिसीव पीस कीपर रिसीव किया जो अवार्ड है वही राधिका सेन को मिला है। जो भी मेजर राधिका सेन यानी इंडियन पीस मेकर इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो रिसीव्ड इन यूनाइटेड नेशन दैट इज मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर ऑफ 2023। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हर एफर्ट्स इंक्लूड प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर लोकल एम्पावरिंग वुमेन एंड फोरकास्टिंग इन सेफ इंक्लूसिव एनवायरमेंट। हर सर्विस रैन फ्रॉम मार्च 2023 टू अप्रैल 2024 के लिए। ठीक है, तो यह अवार्ड कहाँ से दिया जाता है, तो यह अवार्ड इस्टेब्लिश इन 2016 में यह इस्टेब्लिश हुआ है और पीस मेकिंग इंटीग्रेटिंग जेंडर पर्सपेक्टिव के लिए यहाँ पर दिया जाता है। और मेजर सेन इज द सेकेंड इंडियन रिसिपेंट आफ्टर द मेजर सुमन गवानी ये जो है लेडी, उन्हीं को भी फर्स्ट अवार्ड यहाँ पर मिला हुआ था जो इंडियन थी 2019 में। और आज यह 2023 में हम देख सकते हैं कि राधिका सेन को यह अवार्ड मिला है जो इसे कहते हैं इंडियन पीस मेकर रिसीव द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023। तो इसी के साथ ही इनका आंसर जो है आंसर इज दैट राधिका सेन। ठीक है, दैट इज वन बी आंसर है। ठीक है, इसी के साथ हम देख सकते हैं कि ग्लोबल ऑनलाइन जो हमारा एनटी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हाईलाइट्स ऑफ द कोर्स है दैट इज डेली लाइव लेक्चर्स रहेगी, फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स रहेगी, फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल होगी, साथ ही मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सोल्यूशन और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ आपको यह सेशन अटेंड करना होगा। ठीक है, लैपटॉप और वेब भी रहेगा। यह कंप्लीटली न्यू बैच है जो भी अभी जून के लिए टारगेट करना चाहते हैं, जून के लिए टारगेट करना चाहते हैं, इनके लिए इंडिया फॉरेन पॉलिसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी 40+ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है यही हमारा यह सेशन हो रहा है। जल्द से आप लास्ट तक इससे जुड़े रहना और साथ ही जो भी दिसंबर के लिए टारगेट करना चाहते हैं, दिसंबर के लिए जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इनके लिए यही बैच 10 जून 2024 से स्टार्ट होने वाली है। इसीलिए आपको यहाँ पर एनरोल करना बहुत ही जरूरी है। इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस है 10,000 रुपीज, लेकिन आपके लिए 20% डिस्काउंट रहकर आफ्टर डिस्काउंट ये रहेगी 8,000 रुपीज। इन 8,000 रुपीज में आप जब भी पॉलिटिकल साइंस के लिए एडमिशन लेती है उसी के साथ ही आपको पेपर फर्स्ट बिल्कुल मुफ्त मिलता है। ठीक है, यानी गेट पेपर फर्स्ट कंप्लीटली फ्री विद पेपर सेकेंड। यानी यहाँ पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सअप करना है और आपका नंबर एनरोल करना है। ठीक, इसी के साथ ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप जो है हमारा ग्लोबल ऑनलाइन ऐप आपको प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर में जाकर माई कोर्सेज में पॉलिटिकल साइंस टाइप करते हो तो यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में ओवरव्यू, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यानी नोट्स भी आपको यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होगी। इसी कारण आपको जल्द से जल्द ग्लोबल ऑनलाइन ऐप यानी हमारे ऐप को और हमारे कोर्स को जल्द से जल्द अपना नाम रजिस्टर करना होगा। ठीक है, इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
Which state in India is implementing the KC Valley wastewater management project held by the United Nations General Assembly President? ये भी कंप्लीटली हमारा करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष द्वारा प्रशंसित कैसी वैली वाटर वेस्ट वाटर यानी अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना को क्या करता है, लागू कर रहा है। यहाँ पर हम ऑप्शन देख सकते हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है या तेलंगाना है। जो भी केसी वैली प्रोजेक्ट क्या करता है, प्रेज बाय द प्रेसिडेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्ट ऑन द रीजन करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र तो नहीं, यहाँ पर तमिलनाडु तेलंगाना के बारे में नहीं, कर्नाटक और तमिलनाडु में हम 50-50 में रह सकते हैं, लेकिन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में कहा तो यह जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है वही कर्नाटका में चालू हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट बी है, दैट इज कर्नाटका। द केसी वैली प्रोजेक्ट इन कर्नाटका हैज बीन प्रेज्ड बाय द UNGA प्रेसिडेंट फॉर इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्ट ऑन द रीजन, पर्टिकुलर द एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट। यहाँ पर हमें वेस्ट वाटर भी कहा है, और एक बात यहाँ पर ऐड करनी होगी कि एग्रीकल्चर बारे में भी वहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजर। इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन इंडिया एम टू ट्रीटिंग वाटर यानी वेस्ट वाटर फ्रॉम बेंगलुरु एंड यूजिंग इट टू बी फिल अप टेक्स एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसी के साथ इनका जो आंसर रहता है वही है कर्नाटका, जो भी इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग द केसी वैली वाटर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हेल्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। ठीक है, इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट Who elects the judges of the International Court of Justice? ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव कौन करता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं यूएन जनरल असेंबली है, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देन लास्ट वन इज दैट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ पर इस्टेब्लिश कब हुआ है, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ है, दैट इज द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सीटेड इन हेग। हेग कहाँ पर है, हेग सीटेड इन नेदरलैंड में हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, नेदरलैंड में जो भी इनका हेडक्वार्टर हेग है और वही नेदरलैंड में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते कि कितने जजेस होते हैं यहाँ पर, तो 15 जजेस होते हैं हु आर इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। किनसे चुनाव करता है, तो यहाँ पर जनरल असेंबली भी सही है और सिक्योरिटी काउंसिल भी सही है, दोनों भी सही है, लेकिन हमें बताया गया है कि दोनों में कौन करते हैं। लेकिन यहाँ पर बी भी देख सकते हैं, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल दोनों भी यहाँ भी मौजूद है। इसी कारण इसी का आंसर जो होता है बी है, दैट इज यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज इलेक्टेड द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द 15 जज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द कोर्ट थ्रू अ सीक्रेट बैलेट फॉर अ टर्म ऑफ फॉर 3 years। 3 years के लिए जो भी वाइस प्रेसिडेंट जजेस रहते हैं उन्हीं को इलेक्ट किया जाता है फॉर पर्पज ऑफ मेजरिंग कंटिन्यूसली। 1/3 of the court is elected every 3 years by the 2 UN bodies and during this court judges are eligible for re-election। re-election के लिए भी क्या हो सकते हैं, पुनः जजेस हो सकते हैं। इन केस ऑफ अ डेथ और रेजिग्नेशन बिफोर द कॉम्प्लीटेशन ऑफ द अनदर जजेस इज इलेक्टेड फॉर द रिमेनिंग टर्म। ठीक है, इसी के साथ ही हम देख सकते हैं जो भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज इलेक्टेड द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस। इन्हीं के साथ इसका जो आंसर इज दैट बी है। ठीक है, इसके साथ ही हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट Which of the following statement is not true about the International Monetary Fund? इसी के साथ हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में हमें यहाँ पर पूछा गया है कि यही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर हमने देखना इज नॉट ट्रू के बारे में हमें बताया। नॉट ट्रू को हमें क्या करना है, सतन सही, नॉट ट्रू को हमें अंडरलाइन करना है या राउंड करना है। तो इसके बारे में क्या पूछा गया था, ए में दिया हुआ है कि IMF was established along with the World Bank. Second one, IMF is the result of the Bretton Woods Conference. Third one is that Christian Lagarde is the current chief executive officer of the IMF and currently 193 countries are the members of
IMF। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी गलत आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, जो करंटली है 193 जो है वहाँ पर 193 नहीं तो 189 मौजूद है। तो द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज क्रिएटेड 1945 में यह क्रिएट हुआ है। साथ ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कॉर्पोरेट किया गया, प्रोमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। इसी के साथ IMF वाज एस्टेब्लिश अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक, ये सत्य है। IMF इज द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटेन होम कॉन्फ्रेंस, ये भी वर्ल्ड बैंक के साथ भी यह क्या किया इस्टेब्लिश हुआ था। क्रिस्टियन लिगार्ड द करंट चीफ ऑफिसर ऑफ द IMF, ये भी राइट। तो इसी के साथ 193 एक गलत है, इसी कारण इनका जो ऑप्शन है इज दैट आंसर डी है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेकली यह आंसर अभी क्लिक हुआ है, आगे से यही नहीं होगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। ठीक है, यहाँ पर हमें जो भी इंटरनेशनल ईयर के बारे में बताया गया, ये कम्प्लीटली करंट रिलेटेड, इंडियस फॉरेन रिलेटेड क्वेश्चन है और हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर 2024 एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ। यहाँ पर पल्सेस है, मरीन फौना है, कैमिलिड्स है और ऑल ऑफ द अबव्स है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव्स यहाँ पर बताया गया है, जो भी दाल, समुद्र जीव और कैमिलिड्स के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, तो नहीं है, पल्सेस हो चुका है। मरीन फौना भी नहीं है। कैमिलिड्स के बारे में यहाँ पर हमें बताना होगा कि 2024 के लिए कैमिलिड्स ईयर क्या किया गया, इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया है। द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड्स टू एम्फसाइज द significance of the importance of camelids such as apicals, bactrian, camels, गुणास, लीमास एंड जो भी 2024 में वहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इनका आंसर जो है, आंसर इज दैट सी है। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो दिया हुआ है, आंसर इज है सी है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में लोगों के जीवन के अल्पाका, बैक्ट्रियन ऊंट, ड्रोमेडरीज, गुआनाकोसो, लामा और विकुना जैसे ऊंटों को महत्व, यानी ऊंटों के साथ महत्वपूर्ण महत्व जोर देने के लिए 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमिलिड्स वर्ष को क्या किया है, घोषित किया है। इनके बारे में क्या है, तो जागरूकता बढ़ाना है, कैमिलिड क्षेत्रों को बढ़ते निवेश की प्रोत्साहित करना है, अनुसंधान क्षमता विकास और नवीन प्रथाओं को, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के वजह यह संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो है कैमिलिड्स के लिए घोषित किया है। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट असर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। एक बार हमें क्या दिया है, इंडिया वियतनाम फ्रेंडशिप डेट्स बैक टू कोल्ड वॉर पीरियड। इनका रीजन क्या दिया हुआ है हमारे यहाँ, वियतनाम हैज सपोर्टेड इंडिया बिड फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप। कोड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें हिंदी में भी देखना है कि प्रतिपादन क्या किया हुआ है, तो भारत वियतनाम मैत्री पूर्वकालीन का है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, A is true, R is not true, A is not true, R is true, both A and R true, but R is the not a cause of A, and last one is that both A and R are true and R is the cause of A। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी हमें यहाँ पर पूछा गया है कि असर्शन में इंडिया वियतनाम फ्रेंडशिप डेट्स बैक अ कोल्ड वॉर पीरियड, जो भी भारत वियतनाम की जो भी हमारी फ्रेंडशिप थी वही कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग में थे, और वियतनाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो भी हमारी काउंसिल ऑफ सिक्योरिटी है जो परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट कर रहा है वियतनाम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बोथ ए एंड आर यानी असर्शन और रीजन दोनों भी क्या है, सही है। और इसके साथ ही वियतनाम हैज सपोर्टेड इंडिया टू बिड फॉर यूएन सिक्योरिटी, दिस इज द कॉज इज द राइट है। इसी कारण जो सी में दिया हुआ है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द नॉट कॉज ऑफ ए, यानी वियतनाम हैज सपोर्टेड इंडिया, बट इनका मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया वियतनाम फ्रेंडशिप डेट्स बैक टू ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। इसी कारण यूएन में सिक्योरिटी के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए वह सपोर्ट करे, तो इनकी भारत वियतनाम जो भी फ्रेंडशिप है वह ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के पीरियड में ही हुए। तो इससे कहते हैं इनका जो रीजन दिया हुआ है वही इनका रीजन ट्रू नहीं है। इसी कारण बोथ ए एंड आर एक्जैक्टली ट्रू बट आर इज अ नॉट कॉज ऑफ ए, दैट इज देयर इज नो रीजन ऑफ ए, ये सेशन का वही रीजन नहीं है। इसी कारण इसका जो आंसर दिया हुआ है आंसर इज दैट सी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
India's relation with Vietnam are based on the long history of cultural ties that have continued to evolve the basis of shared and sustained cooperation between two nations. That is modern history, our shared anti-imperialist struggle laid of the foundation for Vietnam-India relation. Even before official diplomatic ties were established in 1972, India supported Vietnam anti-colonial struggle during its independence movement. That during the Cold War period, India supported Hanoi's 4 points for resolving the Vietnam conflict. That's reason हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी वियतनाम हैज सपोर्टेड इंडियाज बिड फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप। ठीक है, इसी के साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ द डब्ल्यूटीओ अप्लाई स्पेसिफिकली टू द डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी डब्ल्यूटीओ को जो भी तत्व लागू किया है वह कौन सा है। ठीक है, स्पेशली एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट है, रेसिप्रोसिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, प्रेडिक्टेबिलिटी थ्रू ट्रांसपेरेंसी है और इक्वल ट्रीटमेंट टू लोकली प्रोड्यूस एंड फॉरेन गुड्स है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन से तत्व जो है इंडिया रिलेशन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग WTO applies specific developing countries. So WTO agreement claim provision which give developing countries that is special rights है, that is special and different treatment दी हुई है। इसी कारण इनका जो आंसर है, आंसर इज दैट ए है, जो WTO applies specifically to the developing countries that want special and different ट्रीटमेंट है। इसी के साथ हम देख सकते हैं स्पेशल प्रोविजन क्या है, तो लॉन्गर टाइम पीरियड्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट एंड कमिटीज रहती है, मेजर्स ऑफ इंक्रीज इन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेवलपिंग कंट्रीज है, साथ ही प्रोविजन रिक्वायर्स ऑल WTO मेंबर्स टू सेफगार्ड टू ट्रेड इंटरेस्टिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इनके साथ सपोर्ट टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज बिल्ड टू कैपेसिटी build the capacity to carry out WTO work, handle disputes and implement technical standards and provision related to list डेवलप्ड कंट्रीज मेंबर। इसके साथ हम देख सकते हैं कि जो भी स्पेशल एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट यहाँ पर दी हुई। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड इंडिया नॉट बोरो लोन फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी हमें IMF के बारे में जो भी निधि ले लिया वही कौन से ईयर्स नहीं है। ठीक है, तो यह 1961 में लिया है क्या ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान, 1981 आफ्टर द रिटर्न ऑफ मिसेस गांधी ऑफ पावर, देन 1991 बाय प्लेजिंग ऑफ द नेशनल गोल्ड रिजर्व एंड 2007 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कि 2007 में द वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस जब भी हुआ था, इन्हीं के साथ हमने IMF के पास कोई भी लोन नहीं लिया था। इसी कारण देख सकते हैं कि 2007 इज नॉट इंडिया डिड नॉट बोरो लोन फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसी के साथ हम देख सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टैब्लिश्ड अलोंग विद द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ 44 नेशंस हेल्ड इन ब्रिटेन वुड्स। इनके साथ जो भी इंडिया ने किन किन ईयर में लिया था, 1961 में, 1981 में और 1991 में इंडिया बोरोस लोन फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कंसिडर, दैट इज IPCC, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, इट इज अ वेरी expected question, that one extremely sorry for that because of here answer click हो जा रही है। आज के थोड़ा सा संभाल लेना, कल से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमें जून 2024 के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दैट फर्स्ट वन इज दैट इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी of the United Nations that publishes assessment report once in year of 5 years. It was established by the United Nations General Assembly and the World Meteorological Organization in 1988. Last one is the participation in the IPCC is open to all member countries of the WMO, that is यहाँ पर दिया हुआ है कि मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द गिवन द करेक्ट बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं करेक्ट यहाँ पर ए ही है, यानी थर्ड सेंटेंस जो भी दिया हुआ है वही अकेला ही करेक्ट है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ पर इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर असेसिंग साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन पब्लिश असेसमेंट रिपोर्ट 5 ईयर यहाँ पर नहीं है, साथ ही जो भी 1988 भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आंसर जो दिया हुआ है वही
यह है आंसर इज दैट केवल 3 यानी आईपीसी से भागीदार डब्ल्यूएमओ और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए क्या है, खुली है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्या है, तो इट वाज क्रिएटेड 1988 बाय द डब्ल्यूएमओ एंड द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ओनली यहाँ पर बताया गया था कि 1988 में बताया गया था। ठीक है, then the objective of the IPC is to provide governments and all levels of scientific information that they can use to डेवलप क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आईपीसी की करंटली मेंबर्स कितने हैं, 195 मेंबर्स है। फिफ्थ असेसमेंट है, यहाँ पर हमें कितने असेसमेंट बताइए थे, 5 years, लेकिन आईपीसी पब्लिश फर्स्ट एयर इन 1991, 1991 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ असेसमेंट 2014 में हुए। ठीक है, यहाँ पर हम यही क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following statement is not correct about Paris Agreement on Climate Change 2050। यहाँ पर हमें बताया गया है कि नॉट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। ठीक है, इट हैज डिटरमाइंड यूनिफॉर्म टारगेट ऑफ द इमिशन रिडक्शन फॉर ऑल कंट्रीज, इट हैज आस्क्ड कंट्रीज टू डिटरमाइन देयर ओन इमिशन रिडक्शन टारगेट, it relies on the principles of differential treatment of developed and underdeveloped countries for emission target. Then last one is that it has made a detailed timetable for emission reduction for all countries। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हवामान बदल के बारे में जो भी 2015 पेरिस पर जो भी करार हुआ था, जो इनमें से गलत है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा गलत है। तो यहाँ पर जो भी इट हैज डिटरमाइंड यूनिफॉर्म टारगेट ऑफ इमिशन रिडक्शन टू ऑल कंट्रीज, ये जो दिया हुआ है वही गलत है, इसी कारण इसका जो आंसर है, आंसर इज दैट ए है। ठीक है, आज थोड़ा सा ट्रांसलेट करने में थोड़ा बाकी लैंग्वेज में आ गए, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुए, इसी कारण मैं आज थोड़ा सा सॉरी कहती हूँ। और नेक्स्ट जो भी ट्रांसलेशन रहेगा वही अच्छा हिंदी में रहेगा। ठीक है, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हुए तो यही ट्रांसलेशन बाकी की लैंग्वेज में आ गई है, तो आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि इनका द पेरिस एग्रीमेंट क्या है। तो पेरिस एग्रीमेंट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ क्लाइमेट चेंज है। इट वाज अडॉप्टेड बाय 196 पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, दैट इज COP 21 उसे कहते हैं, फ्रांस में हुए 20 दिसंबर 2015 में, एंड इंटर इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 2016। ठीक है, यहाँ पर हमें देख सकते हो 1.5 थ्रेशोल्ड रीजिंग मोर सर्व क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इंक्लूडिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड सर्व droughts to heavy and rainfall। तो यहाँ पर it has determined uniform target of emission reduction for all not countries, there is a developing and underdeveloping countries के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। इसी कारण जो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ था, इसी कारण वह सेंटेंस गलत था। ठीक है, इसी कारण जो सेंटेंस दिए हुए बाकी के रिमेनिंग 3 सेंटेंस वही सही है। ठीक है, जो भी ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ द सार्क। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, यहाँ पर हमें यहाँ पूछा गया। तो ऑप्शन से म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, भूटान, नेपाल है और मालदीव्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी सार्क में जो भी कंट्रीज है जो यहाँ पर मेंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मालूम होना चाहिए कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन दैट इज सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 8 दिसंबर 1985। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एसोसिएशन सेटअप काठमांडू, इनका हेडक्वार्टर जो है वहाँ काठमांडू नेपाल में है। और सार्क में कितने देश है, तो सार्क में 8 कंट्रीज यानी 8 मेंबर्स है, विच ऑफ देम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं म्यांमार जो है वही मेंबर मौजूद नहीं है, इसी कारण सार्क का सदस्य न होने का जो भी आंसर है वही है म्यांमार, दैट इज आंसर इज ए है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं म्यांमार इज नॉट द मेंबर ऑफ द सार्क है। ठीक है, इसी के साथ हम देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द associations are South Asian regional standards of organization to promote the welfare of the people of South Asia, to improve the quality of life, then economic growth, social progress, cultural development in the region, and to provide all individuals in opportunity to live in dignity and realize their full potential। ठीक है, इसके साथ ही next question is that the SAARC motor vehicle agreement was proposed in November 2014 but could not be accepted due to objection from Pakistan. Subsequently, the same agreement was accepted in June 2015 by 4 SAARC members countries under another name
विच वेयर दिस कंट्रीज। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे देश है, कौन से सार्क सदस्य देशों ने दूसरे नाम से स्वीकार कर लिया। जो भी सार्क मोटर वाहन समझौता नवंबर 2014 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन हो नहीं सका, पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण वही स्वीकार नहीं हुआ था। इसी के बाद समझौतों को जून 2015 में 4 सार्क सदस्य देशों ने दूसरे नाम स्वीकार कर यह स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर यह देश कौन से, यहाँ पर हमें पूछा गया। तो ए में दिया हुआ है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। सेकंड ऑप्शन इज दैट बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। थर्ड वन इज दैट अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड फोर्थ वन इज दैट बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और श्रीलंका। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इन्हीं को BBINP कहते हैं, जो एक्सेप्ट करने वाले देश है उन्हीं को बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल जो है उन्होंने क्या कर लिया था। जो भी आर्किटेक्चर ऑफ द कंट्री ईस्टर्न साउथ एशिया भी उन्होंने कहते हैं, और उन्होंने बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल ने क्या किया था, जो भी 2015 में 4 सार्क सदस्य देश है इन्हीं के दूसरे नाम से स्वीकार कर लिया था। ठीक है, इनका आंसर इज दैट इज बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया ने इनका क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। जो भी 18th जो प्रपोजल था, 18 सार्क समिट थी काठमांडू में हो गई थी नवंबर 2014 में, और इन्हीं के बाद जो भी 15 जून 2015 में BBI ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स मीटिंग इन थिम्पू भूटान में हुई थी, वहां पर दिस एग्रीमेंट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया था 15 जून 2015 में, इनको BBI ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मीटिंग थिम्पू भूटान में हुई थी, और एग्रीमेंट विल परमिट द मेंबर स्टेट टू पे देयर व्हीकल इन ईच अदर टेरिटरी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कार्गो एंड पैसेंजर। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी वही 4 देश है, वही बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द गुजराल डॉक्ट्रिन रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। ठीक है, गुजराल सिद्धांत निम्नलिखित से किस मुद्दे से संबंधित है। फर्स्ट वन इज दैट बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर, इनिशिएट डायलॉग विद ऑल इंसर्जेंट ग्रुप्स इन इंडिया, अंडरटेक डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन नक्सल डोमिनेटेड और इंश्योर फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गुजराल सिद्धांत के बारे में हमें यहाँ पर पूछा गया, जो भी मुद्दे इनके बारे में संबंधित है इनके बारे में हमें बताया गया। कौन सा मुद्दा ऐसा है कि जो इन ऑप्शन में से गुजराल सिद्धांत में से क्या है, संबंधित है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी भारत और उसके पड़ोसी के बीच जो भी विश्वास पैदा करने का काम जो महत्वपूर्ण रहा था, वही काम गुजराल डॉक्ट्रिन ने किया था। द गुजराल डॉक्ट्रिन इज द सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल्स टू गाइड टू कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशन विद द इंडिया's immediate neighbors. These 5 principles that India's structure, India's traits and strength cannot be isolated from the quality of its relation with its neighbors. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सुप्रीम इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडली कोऑर्डिनेटर रिलेशन विद द नेबर। देन प्रिंसिपल्स कौन कौन से रहते थे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेबर्स लाइक बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, India does not ask for reciprocity but gives accommodate what it can, good faith and trust। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी गुजराल डॉक्ट्रिन है वही किसके बारे में, तो यहाँ पर पीसफुल बायलैटरल निगोशिएशन के बारे में, यानी भारत और उसके पड़ोसियों के बीच में जो भी विश्वास पैदा करने के लिए जो मौजूद किया गया था, वही डॉक्ट्रिन है जो रिलेट्स गुजराल डॉक्ट्रिन रिलेट्स टू विच, यानी बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर्स। दैट इज द आंसर इज ए है। ठीक है, इसके साथ ही हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ द गुजराल डॉक्ट्रिन, आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर हमें जो भी डॉक्ट्रिन्स दिए हुए वहां से जहाँ पर ये कोड दिए हुए इनके बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्ट्रिन है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ बायलैटरल डिस्प्यूट, नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट साउथ एशियन नेबर्स एंड प्रोमोटिंग ट्रेड विद इन साउथ एशिया। दैट इज निम्नलिखित में से कौन गुजराल डॉक्ट्रिन है, जो भी नीचे दिए हुए कोड से हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ए और सी है, बी और डी है, ए और डी है या ए और बी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी यानी गैर पारस्परिकता जो भी सिद्धांत है वही गुजराल डॉक्ट्रिन में मौजूद है। साथ ही द्विपक्षीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान भी मौजूद है। देन दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के खिलाफ परमाणु हथियार का उपयोग न करना यहाँ नहीं मौजूद। देन दक्षिण एशिया के भीतर व्यापार को बढ़ावा देना, ये हमारे लिए गुजराल डॉक्ट्रिन में इंक्लूड नहीं है। तो 5 प्रिंसिपल्स है, तो कौन कौन से रहते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेबर्स सच एज भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया does not seek reciprocity but offers accommodate what it can, good faith or
trust. Then countries should not be interference with internal affairs of one another. No South Asian country should permit its territory to be used against the interests of the another Southeast Asian country जो भी रहे वहाँ के लिए. Then they should settle all their disputes via peaceful bilateral negotiation. The essence of the Gujarat Doctrine has been that being the largest country in South Asia, India can extend unilateral concession to neighbors in the सब कॉन्टिनेंट. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी यहाँ पर मौजूद है ए और डी यहाँ पर क्या है मौजूद है वही आंसर इनका है. तो आंसर इज दैट डी है. जो यहाँ पर हमें गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है इनके बारे में दो ऑप्शन में दिए हुए हैं. ठीक है, इसके साथ ही हम यहाँ पर जो भी 5 प्रिंसिपल्स दिए हुए वही भी देख सकते हैं. देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट आई के गुजराल प्रोपोज्ड द गुजरात डॉक्ट्रिन व्हेन ही वाज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन 1996 टू 1997 इन द एच.डी. देवेगौड़ा गवर्नमेंट में. वही कौन थे तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में थे. उन्हीं के नाम से ही गुजरात डॉक्ट्रिन कहलाता है. ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following is an initiative behind the look east policy of India? It is a very important question here. Then भारत की पूर्वोन्मुख नीति के पीछे निम्नलिखित से कौन सा प्रोत्साहन वेपन्स परचेस है, क्वेस्ट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी है, टू बिल्ड रिलेशन टू काउंटर चाइना पाक एक्सिस है या डोमिनेट द इंडियन ओशियन है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लुक इस पॉलिसी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है. तो हथियारों की खरीदी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं. भारत के पूर्व में जो भी लुक इस पॉलिसी के लिए हथियार की खरीदी वेपन्स परचेस से निगेट हुए चीन पाक दूरी का मुकाबला करने के लिए संबंध बनाए, ये भी नहीं हो सकता. इनके लिए हम लुक ईस्ट पॉलिसी रखते हैं कि नहीं. हिंद महासागर पे प्रभुत्व भारत कभी भी नहीं करना चाहता. लेकिन ऊर्जा सुरक्षा की खोज के लिए भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी क्या किया अपनाई. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एन इनिशिएटिव बिहाइंड द लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया दैट क्वेस्ट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी. इनके साथ इसका आंसर जो आंसर इज दैट बी है. ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं द लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कल्टिवेट एक्सटेंसिव इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद नेशन साउथ ईस्ट एशिया दैट इज रीजनल पावर के लिए ने स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी हो सकते हैं. ठीक है, इनके साथ एक्ट इस पॉलिसी भी उन्होंने अपना ये 2014 में बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन बिकम अ सक्सेसर टू द लुक ईस्ट पॉलिसी है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कलादन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी. विच कंट्री इंडियाज पार्टनर इन दिस प्रोजेक्ट? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कलादन मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का एक हिस्सा है. वह इस परियोजना में भारत का भागीदार जो है वह कौन सा देश है यहाँ पर हमें पूछा गया. तो यहाँ पर देख सकते हैं म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है या भूटान है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वहाँ पर जो मिलियन प्रोजेक्ट कनेक्टेड टू ईस्टर्न इंडियन सी पोर्ट ऑफ कोलकाता विथ ऋषि सॉर्ट ऑफ देख सकते हैं कि रखीना स्टेट जो भी सी के बारे में जहाँ पर वो म्यांमार में हमें दिखाया देता है. इन म्यांमार इट विल द लिंक सीटवर सी पोर्ट दैट इज पिलवा in China state via Kaladan river port route and then from the Palwa by road of Mizoram state in the northeast of India. That is the आंसर हम देख सकते हैं कि विच कंट्रीज इंडिया पार्टनर इस प्रोजेक्ट दैट दिस इज द म्यांमार. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है म्यांमार है. ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी ओरिजिनली द प्रोजेक्ट वाज शेड्यूल बिकम कंप्लीटेड बाय 2040 बट एंड टू एंड प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड to be fully operational only in March 24 as per March 22-21 updated. यहाँ पर कलादन रोड प्रोजेक्ट है जो भी कोलकाता इन और सिटवे सी पोर्ट ऑफ राखीन स्टेट म्यांमार में हमें दिखाई देता है. इसका आंसर है इसीलिए इसका आंसर दिया है म्यांमार है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट trilateral highway project in a part of India's look east policy. Which two countries are India's partner in this project? ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गई वही ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी हमें पूछा गया है. ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना भारत की पूर्व की और देखो नीति का एक हिस्सा है. इस परियोजना में कौन से देश जो दो देश है भारत के भागीदार है यहाँ पर देख सकते हैं बांग्लादेश है, म्यांमार है, म्यांमार और थाईलैंड है, बांग्लादेश नेपाल या म्यांमार और चाइना है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे उसी को कहते हैं. जो भी इंडिया म्यांमार और थाईलैंड के बारे में जो 1360 किलोमीटर की दूरी में दिखाई देता है. साथ ही इट इज अ हाईवे अंडर अपग्रेड अंडर द इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी दैट विल कनेक्ट
मोर इंडिया विथ अ मौसैट थाईलैंड इन थाईलैंड वाया म्यांमार में हमें दिखाई देता है। साथ ही जो भी इनका 1830 किलोमीटर रूट भी हमें कंसिस्टिंग ऑफ इम्फाल मंडाले के साथ हमें दिखाई देता है। द रोड इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स इन द एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया एज वेल एज विद द रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में वो ही बहुत ही मौजूद रहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इनके साथ इंडिया है, ठीक है, इंडिया के बारे में हम देख सकते हैं, साथ ही म्यांमार है और थाईलैंड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं म्यांमार और थाईलैंड इस ऑप्शन पे दिए हुए, तो इनका आंसर जो है आंसर इज दैट बी है, जो ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी दिस विच टू कंट्रीज ऑफन इन म्यांमार एंड थाईलैंड है, ठीक है। इसके साथ ही सॉरी इसका आंसर बी ही है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लुक वेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया एडवोकेटेड एक्सपांशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया रिलेशंस विद। यहाँ पर हमें बताया गया है कि भारत के पश्चिम की ओर देखो नीति ने किसके साथ भारत के संबंधों के विस्तार की क्या की है, वकालत की है। वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ या अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के साथ। यहाँ पर हमें देख सकते हैं जो भी लुक वेस्ट पॉलिसी के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर हम वेस्ट एशियन जो भी कंट्रीज है, लुक वेस्ट के लिए वेस्ट एशियन जो भी कंट्रीज है इनके बारे में हमें बताया गया है कि जब गया है द लुक वेस्ट पॉलिसी इज द overarching approach the Indian government takes while dealing with the countries in West Asia. The government is eager to work with the Gulf nation in the further regional peace and stability के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी वेस्ट एशियन कंट्री जो है, यहाँ पर लुक वेस्ट पॉलिसी ऑफ एडवोकेट एक्सपेंशन एक्सटेंशन ऑफ इंडिया रिलेशन विद वेस्ट इज एशियन कंट्रीज, दैट इज द आंसर इज सी है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस हैज लेड टू बी एंगेजमेंट इंप्रूव कमर्शियल इकोनॉमिक टाइज एंड द बिगिनिंग ऑफ FTA डिस्कशन, दैट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट डिस्कशन विद गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के साथ भी होना जरूरी है। तो लुक वेस्ट पॉलिसी नाउ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन 3 प्राइमरी एक्सिस, दैट इज द नेशन ऑफ द अरब गल्फ एंड ईरान एंड इसराइल के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटेड बाय whom? It is very important. The question is that जो भी हमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया गया कि भारत की विदेशी नीति के नेबरहुड फर्स्ट नीति किसके द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नेबरहुड फर्स्ट के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इंदर कुमार गुजराल के द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा किया, नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, दैट इज द प्रेजेंट गवर्नमेंट स्टेज इन नेबरहुड first policy as an integral component of the Indian foreign policy. The policy strive to build coordinated and strategic relations with the South Asian neighbors in various areas, that is the economic, science and technology, research and education among others. The name of this prime minister is that नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका आंसर जो है आंसर इज दैट बी है। इट कंप्लाइज India's Look East policy focus on Southeast Asia and Look West policy focus in the Middle East. The policy creates a new adventure as well as existing regional cooperation initiative, that is SAARC, SEAC, IBBN, BIMSTEC, इनके बारे में हम देख सकते हैं जो भी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटेड बाय द नरेंद्र मोदी है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैच द करेक्ट पेयर्स यूजिंग द की गिवन बिलो। इंडियाज वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट विद नेबर्स और फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है और सेकंड कॉलम जो भी भारत के जल बंटवारा समझौते के पड़ोसी के जो भी साथ उन्हें हुआ है इनके बारे में वहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पाकिस्तान किसके बारे में, जो भी इंडस वाटर है, कोसी है और फराक्का वगैरह देख सकते हैं। बांग्लादेश, नेपाल देख सकते हैं, नेपाल और नेपाल की यही कोसी एग्रीमेंट हो सकती है। नेपाल के यहाँ जो भी रिवर है वो कोसी मौजूद है, इनके कारण जो भी थर्ड को क्या हम कर सकते हैं, थर्ड को कोसी कर सकते हैं। बांग्लादेश जो है फराक्का बैरेज ट्रीटी उनके नाम में जाता है और पाकिस्तान जो है इंडस ट्रीटी के बारे में जानते हो। पाकिस्तान को हम कौन सा ऑप्शन दे चुके हैं, तो पाकिस्तान को सेकंड दे सकते हैं, बांग्लादेश को हम थर्ड दे सकते हैं और फर्स्ट वन इज दैट नेपाल को कोसी एग्रीमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए को सेकंड, बी को थर्ड, सी को फर्स्ट, जो भी यहाँ पर यह ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आंसर जो है आंसर इज दैट डी है। Who are regarded as the founding father of non-alignment movement? First one, Nehru, Nasser, Sukarno, Nehru, Tito, Sukarno, Nasser, Nkrumah, नेहरू, सुकार्नो, हो ची मिन्ह। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो भी फाउंडर
फादर्स है, फाउंडिंग फादर्स ऑफ नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, वही दिए हुए हैं और उनके बारे में जो भी हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, इनसे ऑप्शन से हमें जो भी गलत और जो भी सही आंसर है, गलत यानी जो भी सही आंसर है वही हमें चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1961, ठीक है, 1961 विद द मीटिंग ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, साथ ही टीटो थे, यूगोस्लाविया के टीटो भी थे, देन नासेर भी थे, ठीक है, नासेर भी थे, सुकार्नो थे, ठीक है, सुकार्नो भी थे नाम के फाउंडर मेंबर, और नुक्रुमा यानी घाना के जो भी नुक्रुमा थे वही भी मौजूद थे। तो यहाँ पर हम देख सकते कि ऑप्शन में से दिए हुए कौन कौन से जो भी ऑप्शन में दिए हुए जो भी स्टेटमेंट वही सही हो गए। तो यहाँ पर हम नेहरू देख सकते हैं, नासिर देख सकते हैं, सुकार्नो भी है, ठीक है, देन नेहरू है, टिटो है, सुकार्नो, ओके, सुकार्नो, नासिर, हुकुम ये भी है, लेकिन नेहरू, सुकार्नो, वो हो ची मिन ये जो है वही नाम के फाउंडिंग फादर्स में नहीं आते। तो यहाँ पर हम देख सकते कि केवल फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है सुकार्नो, नासिर के बारे में, जो भी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वही सही है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आंसर इज दैट ए है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया के, टिटो यूगोस्लाविया के, नासिर इजिप्ट के, सुकार्नो इंडोनेशिया के, और नुक्रुमा वही है घाना की। इसके साथ ही हम द लेड ऑफ द फाउंडेशन फॉर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एस्टैब्लिश इन 1961 विद नेहरू एज द को फाउंडर। यहाँ पर हमें को फाउंडर के बारे में बताया गया कि 1960 में जो भी नेहरू के सह संस्थापक के साथ स्थापित जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी वही कहाँ पर रखी गई थी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बांडुक कॉन्फ्रेंस, फॉरेन पॉलिसी, यूएसएड या पीस ट्रीटी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी कॉन्फ्रेंस होगी इट्स फाइनल रिजोल्यूशन दैट द फाउंडेशन ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है, कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग में यहाँ पर हो गया था। तो इनका सही आंसर जो है वही है बांडुंग कॉन्फ्रेंस। बांडुंग कॉन्फ्रेंस में फाउंडर फॉर द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इस्टेब्लिश हुई थी और नेहरू एज द को फाउंडर थे। इसके साथ हम देख सकते हैं बांडुंग कॉन्फ्रेंस दैट्स द फाइनल रिजोल्यूशन लेड फॉर द फाउंडेशन फॉर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट during the Cold War. Leaders of developing countries band together to avoid being forced to take sides in the Cold War constant. Okay. Although non-alignment movement continued until the end of the Cold War, the solidarity produced by the spirit of Bandung has weakened by end of 1960, by which time most of the original participants in the conference were no longer in the power in the respective countries. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्यूरिंग कोल्ड वार के बारे में जो भी हमें बांडुंग परिषद हुई थी इनमें से 1961 में नाम जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की क्या हुई थी, फाउंडर की या स्थापित हो गई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विगरसली परस्यूड द ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड बाय एडवोकेटिंग द पॉलिसी ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने किस नीति को वकालत करते हुए शांतिपूर्ण विश्व के सपने को मौजूदगी से क्या किया है, आगे बढ़ा है। तो यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट से, नो न्यूक्लियर वेपन से, मिलिट्री एक्सपांशन से या नो कोल्ड वॉर, यानी जो भी हमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में कहा गया, नो न्यूक्लियर वेपन के बारे में कहा कि जो भी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विगरसली pursue the dream of peaceful advocacy by the policy of, it is very important that one is non-alignment movement, that is the first answer is that answer is ये, that is non-alignment movement international organization dedicated to represent the interest and aspirant of developing countries in the early 21st century. The non-alignment movement counted 120 members of the state, यानी 120 member states के वहाँ पर मौजूद है। साथ ही द कॉन्टेस्ट ऑफ द वेव ऑफ डिकोलोनाइजेशन दैट फॉलो वर्ल्ड वॉर सेकेंड एज द 1955 बांडुंग conference, the attendance many of whose countries has recently gained their independence, called for the abstention from the use of arrangement. That one is that the non-alignment movement, that is the स्वतंत्र भारत की विदेशी नीति के लिए जो भी नीति का वकालत करते हुए शांतिपूर्ण विश्व के सपने को मजबूत करने से आगे जो जिसने भी पढ़ा है उसे गुट निरपेक्ष यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट
कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नाम। ठीक है, द नाम डज नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, द नाम डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटरीट, देन द नाम कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो इज बेस्ड ऑन द यून और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू के लिए हम क्या करते हैं, अराउंड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं और उनको सर्कल करते हैं, क्योंकि हमें क्या बताया गया है, यही हमें क्वेश्चन के बारे में बहुत जो भी पूछा गया है इनके बारे में हमें क्लियर मालूम होना चाहिए कि हमें नॉट ट्रू पूछा है या ट्रू पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाम के बारे में जो भी निम्नलिखित से कौन सा विधान सत्य है, जो कि नाम के पास कोई संविधान नहीं है, नाम के पास कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, नाम का समन्वय ब्यूरो संयुक्त राष्ट्र में स्थित है, या उपरोक्त में सभी जो भी दिए हुए सेंटेंस है, जो भी कथन दिए हुए वही सभी सही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी द नाम डज नॉट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी completely correct है, there has no any constitution, then the नाम does not have permanent secretary। ठीक है, ये भी सही है कि यहाँ पर नाम के कौन से भी परमानेंट सेक्रेटरी यानी स्थायी सचिवालय नहीं है। also the नाम इज कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो इज बेस्ड ऑन द यून, इस नाम का समन्वय ब्यूरो संयुक्त राष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दिए हुए सब सेंटेंस क्या है, सही है। Each the following sentence are all the above is a true है। ठीक है, इसके साथ ही हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year did India host and chair the summit of the non-alignment movement। ठीक है, भारत ने किस वर्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी और अध्यक्षता की थी। 1983 में की थी, 1979 में की थी, 1976 से या 1986 से। तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि जो भी भारत ने कॉन्फ्रेंस हेड ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की कब की थी, जो भी 7th समिट थे वह 7 मार्च 12 मार्च में थे, और वही 1983 थी, न्यू दिल्ली में हो गई थी, इंडिया की न्यू दिल्ली में वही है। वन ऑफ द फाउंडर ऑफ लीडिंग मेंबर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट movement. The summit was followed by the 1970 summit in Havana, Cuba, at which between moderate member state by the Yugoslavian. Then India has got the chairperson and summit of the non-alignment movement, that is the 1983. तो इसका आंसर जो है 1983, that is 1A is the answer। ठीक है, at the summit of New Delhi, Bahamas, Colombia, Vanuatu were admitted as a new member state। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनमें से कुछ नया हो गया कि न्यू दिल्ली में जो भी 83 में समिट हो गई थी, इनमें से जो नए देश थे वही क्या हुए थे, मौजूद थे। बारमोस है, कोलंबिया है, वनातु वेर न्यू एडमिटेड मेंबर्स हो गए। देन पपुआ गिनी, अगुंतु, बरमुडा एज अ ऑब्जर्वर एंड डोमिनियन रिपब्लिक एज अ गेस्ट स्टेट भी रहे थे। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित से कौन सा भारत अमेरिका परमाणु समझौता का तत्व है, तो नहीं है। यहाँ पर हमें पूछा गया है इज नॉट यानी तत्व नहीं है। सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स इन इंडिया बिटवीन सिविलियन एंड न्यूक्लियर, ब्रिंगिंग सिविलियन प्लांट्स अंडर IAEA supervision, closure of military plants, then signing India specific agreement with IAEA for verification। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी निम्नलिखित से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो भारत अमेरिका परमाणु समझौता का तत्व नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स इन इंडिया बिटवीन सिविलियन एंड न्यूक्लियर, यही स्टेटमेंट है। भारत में परमाणु संयंत्रों के नागरिक और परमाणु के बीच अलग करना चाहते थे, साथ ही नागरिक पौधों को IAEA की निगरानी में भी लाना था, लेकिन सैन्य संयंत्रों को बंद करना यह स्टेटमेंट है मौजूद नहीं है। इसी कारण दिस वन स्टेटमेंट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील है। ठीक, इसके साथ इसका आंसर जो आंसर इज दैट सी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द एग्रीमेंट इज बिटवीन टू स्टेट पोजेसिंग एडवांस nuclear technology, both parties having the same benefits and advantages. The deal with full civil nuclear energy corporation with both countries, as well as deal covers nuclear reactors, aspects of nuclear fuel cycle like reprocessing and enforcement। ठीक है, the agreement provides for the development of a nuclear fuel strategic reserve to hedge against any break supply over the lifetime of the
इंडिया इरेक्टर। यहाँ पर हम देख सकते हैं IAEA के बारे में जो भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में कहा है, जो भी ट्रांसफर मटेरियल इक्विपमेंट के बारे में एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ जो भी IAEA के बारे में कहता है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। Which of the following is not a feature of India's nuclear program? इतना बहुत ही important question, it is a very important question that निम्नलिखित में से कौन से भारत के परमाणु कार्यक्रम की विशेषता नहीं है। यहाँ पर हमें इस नॉट से पूछा गया। कोलैबोरेशन विद US एंड कनाडा इन द अर्ली पीरियड, research on fast breeder reactor, refusal to sign the partial test ban treaty और 2 न्यूक्लियर टेस्ट दैट इज 1974 एंड 1998। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर करेक्ट कौन से 2 न्यूक्लियर टेस्ट ये सही है। रिफ्यूजल साइन पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, रिफ्यूजल यानी आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने से हमें इनकार किया, लेकिन यहाँ पर हमें पार्शियली नहीं किया है। रिसर्च ऑन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये भी सही है। कोलैबोरेशन ऑफ US एंड कनाडा अर्ली पीरियड ये भी सही, लेकिन यहाँ पर पार्शियली दिया हुआ है, इसी कारण ये सेंटेंस जो है इट्स नॉट अ फीचर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। दैट्स व्हाई दैट इज द आंसर इज दैट द सी है। ठीक, आंसर इज दैट सी है। नेक्स्ट वन, Which one of the following is not a principle of India's nuclear doctrine? यहाँ पर हमें अपने इंडिया डॉक्ट्रिन के बारे में पूछा है। पिछले क्वेश्चन में हमें फीचर्स के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर हमें जो पूछा गया कि प्रिंसिपल इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पूछा गया, लेकिन यहाँ पर भी हमें कौन सा नहीं है इनके बारे में बताया गया। लेकिन निम्नलिखित से कौन सा भारत के परमाणु सिद्धांत का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस नोट पे हमने क्या किया है, ज्यादा फोकस देना चाहिए, नहीं है पर हमें ज्यादा पूछा गया। तो क्या यहाँ पर पूछा गया है, तो हम देख सकते हैं कि नॉन प्रोफेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इनके बारे में हमें प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है, और उनमें से एक प्रिंसिपल है वही वह इनका आंसर है जो वही नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस ये भी सही है। फर्स्ट यूज न्यूक्लियर वेपन्स, नो फर्स्ट यूज ऑफ इंटरनेशनल ये भी सही है। नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट ये भी सही, लेकिन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी परमाणु प्रौद्योगिकी का अप्रसार करना टेक्नोलॉजी का वही क्या नॉन प्रोलिफरेशन, यही सेंटेंस जो वही गलत है। इसी कारण जो भी यहाँ पर डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल ऑफ इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन दिए हुए इन्हीं में से एक सेंटेंस दिया हुआ है वही क्या है, गलत है। ठीक, इसी के साथ इनका जो आंसर है, आंसर इज दैट ए है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन देख सकते हैं, बिल्डिंग मेंटेन योर क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, अ पोस्चर ऑफ नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर वेपन्स, then nuclear first strike will be massive, nuclear terrorist attack can be only authorized by the civil and political। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में हमें पता गया तो ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वही यही प्रिंसिपल पर क्या है, मौजूद नहीं है, इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिया अडॉप्टेड इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने अपना परमाणु सिद्धांत अपनाया था। देख लीजिए कि 2004 में, 2003 में, 2002 या 2000 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन द 1940s अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा, लेकिन नेहरू वाज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स सो बी प्लेज द सुपर पावर्स कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। हाउएवर द न्यूक्लियर option kept rising. Then the first nuclear explosion undertaken by India, that is May 1974। लेकिन कॉम्प्रेसिव टेम्परेचर के बाद हमें देख सकते जो भी हमने इंडिया एडॉप्टेड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन किया था वही हमने 1998 के बाद किया था, लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2003 में जो इंडिया एडॉप्टेड इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट बी है। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हमें बताया गया है कि फर्स्ट टू स्टार्ट से यहाँ पर कैसे हमें इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहाँ से शुरुआत हुई थी, जो भी हमने पता है 1940 के बाद 1974 1964 से देन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो भी अडॉप्ट किया था वही हमें 2003 में किया हुआ था। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ज्योग्राफिकल प्रायोरिटीज ऑफ मोदीज गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पर हमें मोदीज गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में
बताया गया है कि यूएस, लैटिन अमेरिका और जो भी यूरोप के बारे में जाने। निम्नलिखित से कौन सा मोदी सरकार की विदेश नीति के भौगोलिक प्राथमिकताओं का सबसे सही वर्णन है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यूएस, लैटिन अमेरिका, यूरोप है, नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड, इंडो पैसिफिक है, देन लैटिन अमेरिका, सदर्न अफ्रीका, सेंट्रल एशिया या इंडो पैसिफिक, वेस्टर्न अफ्रीका और वेस्टर्न यूरोप है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लैटिन अमेरिका अभी तो नहीं है, लैटिन अमेरिकन है, वेस्टर्न अफ्रीका भी नहीं है, लेकिन नेबरहुड के बारे में हम बोल सकते हैं एक्सटर्न नेबरहुड, इंडो पैसिफिक जो भी एरिया है वही जो भी सरकार की विदेश नीति की जो भी प्राथमिकता है, मोदी गवर्नमेंट की जो भी जोग्राफिकल प्रायोरिटी जो देख सकते हैं, मोस्ट करेक्ट डिस्क्रिप्शन हम देख सकते हैं वही है पड़ोस यानी विस्तारित पड़ोस या इंडो पैसिफिक के जो भी रीजन है इनके बारे में हमें जो भौगोलिक प्राथमिकता का सबसे सही वर्णन दिखाता है। तो इसका आंसर जो है आंसर इज दैट बी है। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मोदी गवर्नमेंट associated with the policy initiative made towards the other state by the current government, that is India Narendra Modi as the office Prime Minister on May 2014। ठीक है, the Minister of External Affairs headed by External Affairs Minister Subramanian Jaishankar is responsible for executive the foreign policy of India. Modi's foreign policy focused on improve relations with neighboring country and इन साउथ एशिया। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज द नेबरिंग कंट्री। और यहाँ पर हमें इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इनके बारे में हमें मालूम ही होना चाहिए कि जो भी प्राथमिकता थी नरेंद्र मोदी की सरकार की तो वही नेबरिंग कंट्रीज थी। ठीक है, दिस कंट्रीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू देयर ट्रेड विद इंडिया। ठीक है, यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि यूनिट 6 हमारे इंडिया फॉरेन पॉलिसी हो तो यहाँ पर हमें जो इन देशों को भारत के साथ उनका व्यापार की मात्रा की जो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में से हमें क्रम देने के लिए कहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जापान है, चाइना है, यूएस है और रशिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडिया के बारे में यानी इंडिया और जो भी यहाँ पर दिए हुए देश है जो कंट्री है इनके बारे में जो भी हमें क्या करना है, इनका बायलैटरल रिलेशन कैसा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसा है यहाँ पर हमें देखना है। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया एक्सपोर्टेड अबाउट 422 billion dollars marketing in the financial year of 2023 and 24। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी यूएस के बारे में फाइनेंशियल ईयर के बारे में देख सकते हैं तो जो भी ट्रेड हुआ है उन्हीं में से यूनाइटेड नेशन फर्स्ट में है, चाइना सेकंड में है, यूनाइटेड अरब अमीराती जो है इनके साथ भी हमारा व्यापार होता है, देन सऊदी अरेबिया भी रहता है, देन रशिया है, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और मलेशिया के साथ भी हमारा ट्रेड रहता है। जो भी हमें डिसेंडिंग ट्रेड के बारे में, डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में हमें बताया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट अपन हमें यूएस के बारे में फर्स्ट जो भी ट्रेड रहता है वो यूएस के साथ हमारा अच्छा रहता है। साथ ही सेकेंड टाइप जो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के आरोही पद्धति में बताया गया है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यूएस के साथ रहते हैं, साथ ही चाइना के साथ है। ठीक है, चाइना के साथ रहते हैं, चाइना के बाद हमारा रशिया है और लास्ट में हम जापान के साथ रहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट है यूएस है, तो यहाँ पर यूएस है दोनों में आ गए तो यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट हो सकते हैं। साथ ही बी के बारे में कहा, बी चाइना है, ठीक है बी, लेकिन डी रशिया नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं चाइना के बारे में बताया तो यहाँ पर जो आंसर है फर्स्ट आंसर दैट इज ए इज द आंसर विच ऑफ देम कंट्रीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर ट्रेड विद इंडिया है। ठीक है, इसके साथ इसका आंसर है ए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी तो 23-24 में हमारा जो भी डिसेंडिंग ऑर्डर से देखते ट्रेड हुआ है वही यूनाइटेड नेशन, चाइना, यूनाइटेड अरब अमीराती है, सऊदी अरेबिया है, रशिया है, चाइना है, हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया के साथ इन टॉप 10 देशों के साथ हमारा ट्रेड होता है। ठीक है, इसी के साथ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पर हमें क्या बताया है, इज नॉट ट्रू बताया है, यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, राउंड करना है या अंडरलाइन करना है। यहाँ पर हमें क्या बताया है कि निम्नलिखित से कौन सा कथन यही है कि वही सच नहीं है। द टर्म ब्रिक्स वॉज कॉइन्ड इन 2001 गोल्डमैन सैचे रिपोर्ट फॉर द देन 4 emerging economies that is Brazil, Russia and India। ठीक है, second one is that foreign minister of these 4 countries met for the first time as a group at the margin of UN's General Assembly in September 2006। Then BRICS countries have held annual summits in
2011 एंड साउथ अफ्रीका एंटर द ग्रुप इन 2010। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या बताया कि इज नॉट ट्रू बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिक्स शब्द जो है तो 2001 में गोल्डमैन सैक्स में तत्कालीन जो 4 उभर रहे थे अर्थव्यवस्था, दैट इज ब्राजील, रूस, भारत ने क्या किया था, इमर्ज किया। तो यही जो सेंटेंस है वही सही है। साथ ही इन चारों को विदेशी मंत्री के देश के पहली बार के हाशिए एक समूह के रूप में संयुक्त महाराष्ट्र सितंबर 2006 में मिले हुए थे, ये भी सही है। लेकिन थर्ड वन क्या दिया, ब्रिक्स देशों ने आयोजित किया था 2011 से वार्षिक शिखर सम्मेलन, नहीं। ब्रिक्स कंट्रीज हैव हेल्ड एनुअल समिट सिंस 2011 से नहीं हुआ है, तो ये जो सेंटेंस है वही गलत है। और साउथ अफ्रीका एंटर द ग्रुप इन 2010, तो यह सही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी सेंटेंस दिए हुए जो ब्रिक्स के बारे में वही गलत है। तो ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स थेसिस रिकॉग्नाइज दैट ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना हैव देयर political system embrace global capitalism, ठीक है। तो गोल्डमैन सैचे predicts that China and India respectively become the dominant global suppliers of manufacturing goods and services, while Brazil and Russia will become similarly dominant as suppliers raw materials, ठीक है। Of the 4 countries, Brazil remain the only polity that can continue all elements, meaning that manufacturing, services, resources, supplying simultaneously. That one cooperation is the hypothesis to be logical next step among the BRICS, because Brazil and Russia together from the logical common suppliers. Then in 2016 an economist of Australian that predicted in 2015 based on gross domestic product as capita spending. That one हम देख सकते हैं कि जो भी 2011 में जो ब्रिक्स कंट्रीज हैव हेल्ड एनुअल समिट तो वहाँ पर नहीं रही है, तो इसका जो गलत आंसर है यानी इट्स नॉट ट्रू जो है तो वही है सी है, ठीक है। इसी के साथ इसका आंसर है सी है। यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि जो भी ब्राजील विल बी द 5th पोजीशन इट ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर शिफ्टिंग फ्रॉम द अटलांटिक टू द एशियन पैसिफिक रीजन में इनका भारी वजन बढ़ता है, जो भी ब्रिक्स कंट्री के बारे में कहते हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर WW2 यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड इरा व्हाई डू यू टेंशन इरप्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएस, यानी हम यहाँ पर हमें पूछा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत और अमेरिका के बीच तनाव क्यों बढ़ गया था, ठीक है। द यूएस feared that India would join the USSR. The US wanted to colonize India. The norm pursued by India was not liked by the USA or none of the above. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत और अमेरिका बीच तनाव निर्माण हो गया था, इसी का कारण क्या हो सकता है। जो भी अमेरिका को डर था कि भारत यूएसए को शामिल होता है, नहीं, ये डर नहीं था। अमेरिका भारत को अपना उपनिवेश बनाना चाहता था, द यूएस वांटेड टू कॉलोनाइज इंडिया, ये भी नहीं। लेकिन तनाव क्यों बढ़ गया था, क्योंकि भारत द्वारा अपनाया गया जो नाम अमेरिका को क्या नहीं था, पसंद नहीं था। क्योंकि जो भी दो ध्रुवों में पूरा जग बांटा गया था, इंडिया अमेरिका और रशिया के बारे में, दोनों में से अलग ही नाम क्या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अलग ही भारत ने और जो भी उनके साथी थे उन्होंने क्या किया था, अलग ही नाम ऑर्गेनाइज किया था। इसी कारण भारत द्वारा जो भी अपनाया गया था नाम के बारे में अमेरिका वो बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही तनाव बढ़ गया था, ठीक है। इसी के साथ इनका जो आंसर है आंसर इज दैट सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट Which of the following is not an element of India Russia cooperation? यहाँ पर हमें बताया गया है कि निम्नलिखित से कौन सा भारत रूस का एक तत्व सहयोग नहीं है। यहाँ पर भी हमें अंडरलाइन करना है कि हमें पूछा गया है इज नॉट एलिमेंट ऑफ इंडिया रशिया cooperation. Which of them? Then first option is that joint venture in weapons production, second one joint venture in exploration of natural gas, joint venture in seabed exploration या nuclear partnership. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी कौन सा नहीं है हमें यहाँ पर बताएगा। हथियार यानी जॉइंट वेंचर ऑफ वेपन प्रोडक्शन में है एक्चुअली एलिमेंट ऑफ द इंडिया रशिया कोऑपरेशन के लिए बताया जाता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस के लिए भी बताया जाता है, न्यूक्लियर पार्टनरशिप के लिए भी उत्सुक है। लेकिन जॉइंट वेंचर में सी बेड एक्सप्लोरेशन के लिए भारत और रशिया कोऑपरेशन नहीं होता। इसी कारण जो भी यहाँ पर रूस का एक तत्व है वही सहयोग नहीं है जो समुद्र तल में संयुक्त उद्यम अन्वेषण के लिए। तो द इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैज बीन बिल्ड ऑन 6 major components, that is politics, defense, trade, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, एंटी टेररिज्म, कॉरपोरेशन एंड स्पेस के बारे में। तो यहाँ पर हमें
सी बेड के बारे में कौन सा भी नहीं मौजूद होता। और ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया एंड सोवियत यूनियन हैड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक मिलिट्री इकोनॉमिक एंड diplomatic relationship. After the dissolution of the Soviet Union, Russia inherited to its close relation with India, which resulted in both nations sharing special strategic relation. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टू कंट्रीज ऑफ मेंबर्स वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिस ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, देन शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हमारा भारत और रशिया के संबंध अच्छे दिखाई देते हैं। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में भी है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ भी रहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज्वाइंट वेंचर एंड सी बेड एक्सप्लोरेशन यहाँ पर जो नहीं है इज नॉट एलिमेंट ऑफ इंडिया रशियन कोऑपरेशन। तो इसके साथ इनका आंसर जो है आंसर इज दैट सी है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि इंडिया साइन अ 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1971 विद। यहाँ पर हमें बताया गया कि भारत ने 1971 में किसके साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर है श्रीलंका है, यूएस है, सोवियत यूनियन है या बांग्लादेश है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी पीस और फ्रेंडशिप के लिए जो भी मनाया गया था वही सोवियत यूनियन के साथ ये ट्रीटी हुई थी, 20 years treaty of peace and friendship in 1971. That is, the Indo-Soviet Treaty of Peace was signed in August 1971, specified mutual strategic cooperation. The treaty was caused by increasing Pakistan ties with China and the United States. The reason वही हो सकता है. This was a deviation from India's previous position of non-alignment movement during the Cold War. This one, the duration of the treaty was 20 years and it was renewed another 20 years of 8 अगस्त को फिर से अनाउंस की गई थी 1991 के। We can say that India signed 20 years treaty of peace and friendship in 1971 with the सोवियत यूनियन। ठीक है, रशिया के साथ हमने जो भी 20 years treaty of peace and friendship की साइन की थी। इसी के साथ इनका आंसर जो है आंसर इज दैट सी है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When was the first bilateral military cooperation agreement signed between India and Russia? भारत और रूस के बीच पहला द्विपक्षीय सैन्य सहयोग समझौता जो हुआ है वही कब हुआ है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1994, 1999, 2001 या 2003। तो यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए जो भी फर्स्ट बायलैटरल मिलिट्री कॉर्पोरेशन जो हो गया था इंडिया और रशिया के साथ वही 1994 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर जो है 1994 है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन डिड इंडिया एंड चाइना साइन द पंचशील एग्रीमेंट? इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भारत और चीन ने पंचशील समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज दैट 24 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954, 13 अप्रैल 1954 या 1 मार्च 1959। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द पंचशील that is 5 principle of peaceful coexistence was first formally signed on अप्रैल 28 अप्रैल को 1958 को हुआ था, लेकिन बिटवीन इंडिया एंड द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना द एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड चाइनाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इन अप्रैल 1954 considering the Tibet as of China entered into agreement with China on the principle of Panchashil, that one peaceful coexistence, mutual respect of each other, territorial integrity and sovereignty, mutual non-interference, mutual non-aggregation, equality and mutual benefit। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी एग्रीमेंट हुई थी यहाँ पर 29 अप्रैल 1954 को हुए थे। 28 और 29 दोनों में बताया गया है कि अप्रैल साइन हुआ था, जो भी 28 और 29 को हुआ था। इसका आंसर जो है आंसर इज दैट बी है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें आइडेंटिटी द इशू और इश्यूज के बारे में बताया गया है कि और विच इंडिया एंड चाइना हैव कंसिडर्ड। ठीक है, उस मुद्दे को पहचान करें या जिन पर भारत और चीन की आम सहमति है। ठीक है, कॉन्सेंसस यहाँ पर हमें बताया गया है कौन कौन से में है। तो ऑयल रिजर्वेशन ऑफ बाय इंडिया इन वियतनामी, चाइना सपोर्ट इन डेवलपिंग हम्बल टोबी, क्लाइमेट चेंजिंग एंड पॉपुलराइजिंग योगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वियतनाम में द्वारा तेल उत्खनन, हम्बलटोटा के विकास में चीन का समर्थन, जलवायु प्रयोग या योग का लोकप्रिय बनना। इसी कारण हम देख सकते हैं कि जो भी हमें बताया गया है कि जो भी चाइना और हमारे बीच में
सहमति हुए और हमारे एक मत हुए, तो यहाँ पर वियतनाम द्वारा तेल द्वारा उत्खनन के बारे में नहीं है, हम्मनटोटा विकास का चीन के समर्थन भी नहीं है, योग को लोकप्रिय बनाना ये जो दिया हुआ है यही भी नहीं है, लेकिन जल क्लाइमेट चेंज के बारे में हमें बताया गया है। इसी कारण जो चेंजिंग आइडेंटिटी इश्यूज है, जो इंडिया एंड चाइना हैव कंसेंसस यानी सहमति, आमतौर पर सहमति मिली हुई है, तो वही क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो इनका आंसर जो है, आंसर इज दैट सी, बी है। ठीक है, जो बी यानी यहाँ पर दिया हुआ है 3 केवल, यानी 3/3 में जो दिया वही आंसर सही है। यहाँ पर हम कभी कभी ऐसे ही कर सकते कि यानी थर्ड आंसर सही है तो यहाँ पर हम थर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो भी ऑप्शन दिए हुए वही ध्यान पूर्वक हमें पढ़ना है, और वहाँ पर क्या बताया है, क्या कुछ बताया नहीं है, इसी के बारे में हमें बार बार देखना चाहिए। ठीक है, गलती से और मिस्टेकली से यहाँ पर ज़्यादा हमें कौन सी भी ये नहीं करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद हमें पता चलता है कि आंसर कैसे टिक करना है और सही आंसर पर कैसे पहुंचना है। ठीक है, इसी के साथ ही हम देख सकते हैं इंडिया एंड चाइना पोस्ट देखलाम क्राइसिस हैव ट्रबल रिलेशन, हाउएवर दे हैव कंसिस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बोथ इंडिया चाइना सपोर्ट्स फेयर क्लाइमेट पॉलिसी बेस्ड ऑन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड पॉलिसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोथ लैक कॉन्शियस ऑन। ठीक है, तो वियतनाम के इशू पर इनका नहीं था, हम्बोल्डोटा के इशू पर भी नहीं था, और योगा के बारे में भी वही इनका एक मत नहीं था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर। हमें यहाँ पर इंडिया और चाइना के बारे में बताया कि बॉर्डर के बारे में, द नेम ऑफ इंडिया एंड चाइना के बारे में, रेड क्लिफ लाइन है, ड्यूरेंट लाइन है, मैकमोहन लाइन है या साइलेंट लाइन है। तो इंडिया और चाइना की लाइन जो बनी है, रेड क्लिफ लाइन जो है वो पाकिस्तान के बारे में, ड्यूरेंट अफगानिस्तान के बारे में, और मैकमोहन लाइन जो है वहाँ पर हम देख सकते कि इंडिया और तिब्बत के बीच में, दैट इज इंडिया और चाइना के बीच में जो चाइना बॉर्डर रही है वही मैकमोहन लाइन रहती है। तो इसी का साथ इनका आंसर जो रहता है, आंसर इज दैट मैकमोहन लाइन। ठीक है, इसका आंसर है सी। The McMahon line is the demarcation line between the northeast region of India and Tibet. This line was proposed by Sir Henry McMahon at the Simla Convention in 1914. That's reason keep in mind that McMahon line is not a legal boundary between China and India, but McMahon line it is the बॉर्डर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट सी, दैट इज मैकमोहन लाइन, नेम ऑफ द बिटवीन टू इंडिया एंड चाइना बॉर्डर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following statement does not hold true for the Indian Ocean Naval Symposium। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि does not hold, नॉट के बारे में बताया कि निम्न में से कौन सा कथन महासागर नौसेना संगोष्ठी के भारतीयों के लिए सही नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र नौसेना के बीच समुद्री सहयोग बढ़ना है। इस पर मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य समूह है। इस मंच का 31वें सदस्य है और अमेरिका, रूस, चीन और आयोनस के सदस्य है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर जो आयोनस जो है, यहाँ पर यूएस, रशिया, चाइना यहाँ पर मेंबर ऑफ आयोनस नहीं है। इसी के कारण जो इसका उद्देश्य हिंदी महासागर क्षेत्र नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ना है, यही बिल्कुल ही सही है। देन इट हैज वर्किंग ग्रुप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, ये भी सही है। देर आर 31 मेंबर, यही बिल्कुल सही, लेकिन इनके जो मेंबर्स है यूएस, रशिया और चाइना आर नॉट द मेंबर्स ऑफ आयोनिस। दैट इज जो भी हमें ओशन नावल के बारे में, इंडियन ओशन नावल सिंपोजियम के बारे में बताया गया, तो यहाँ पर यूएस, रशिया और चाइना इन्हीं के जो सदस्य हैं वही नहीं है। इसी कारण इनका जो आंसर दिया हुआ है ये आंसर है डी है। ठीक है, इसके साथ ही आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।